हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो जो हमने शुरू कर रखा था राष्ट्रपति जी के बारे में, वो आगे बढ़ाते हैं। तो हमने राष्ट्रपति जी के बारे में क्या कुछ पढ़ लिया था, तो उसमें हमने एक सामान्य सी जानकारी ले ली थी कि उनकी योग्यताएं क्या कुछ होनी चाहिए, कैसे उनका निर्वाचन होना चाहिए, कौन राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हमने ली थी। तो आइए आज हम जो राष्ट्रपति जी की जो शक्तियाँ, उनको क्या कुछ शक्तियाँ मिली हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की जो ये वीडियो है वो राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति जी के पास संविधान में कौन सी शक्तियाँ हैं, तो मुख्यतः उनके पास है कार्यकारी शक्ति यानी काम करने की शक्ति, विधायिका से संबंधित शक्तियाँ विधायी शक्ति, वित्तीय धन से संबंधित और न्यायिक न्यायालय से संबंधित, कूटनीति या प्रशासन से संबंधित, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्ति। उसके अलावा उनके पास कुछ है परिस्थितिजन्य यानी परिस्थिति के अनुसार उनके पास कुछ शक्तियाँ दी गई है। और इसके अलावा जो अन्य कुछ शक्तियाँ बच गई होगी, अन्य शक्तियाँ मेनली इतनी शक्तियाँ राष्ट्रपति जी के पास होती है, इनके पास पावर होती है। इनमें जैसे हम देख सकते हैं कि एक होगी अन्य शक्ति में वीटो पावर, वीटो की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्यकारी शक्ति होती है बेसिकली काम करने से संबंधित, यानी जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। राष्ट्रपति जो हमारे भारत देश का प्रथम नागरिक है या संवैधानिक प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है, इसलिए उसके नाम पर ही सारे जितने भी काम होंगे वो उसी के नाम पर होंगे। वो कोई भी ऐसा नियम बना सकता है कि जो भी विधायिका में जो विधेयक आए हैं, जो कानून बने हैं, वो उसके नाम से वैध हो सके। जो भारत में जो नए नए कानून बनते हैं वो उसके नाम से वैध हो सके, इसलिए वो अपने जो नए नए कानून कोई भी प्रकार का नियम बना सकता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की वो नियुक्ति कर सकता है। तो सभी कार्य उसी के नाम पर होंगे। सभी कार्य का मतलब किसी प्रकार का कोई कानून बना दिया, कोई विधेयक आया, उसको अंत में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं, तभी वो कोई नियम बन पाता है। इसके अलावा कोई भी तरह के जो नियम जो संसद बनाएगी, तो वो सारे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप में कोई भी जैसे संधि या समझौता होता है तो उसमें भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही वो सब कुछ होता है। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है, वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम के कार्य वैध हो सके। तो वह ऐसे नियम कानून बना सकता है कि उसके नाम पर जो भी कोई कार्य करे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है तो हर जगह राष्ट्रपति जी जाएंगे नहीं, तो कहीं पर जाते हैं प्रधानमंत्री भी जाते हैं, विदेश मंत्री भी जाते हैं, और जो अनेक प्रकार के सचिव जो होते हैं वो भी जाते हैं। तो वो ऐसे नियम बना सकते हैं कि आप लोग जाइए और मेरे नाम पर आप जो भी संधि करेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, वो आपके वैध माने जाएंगे, वो आपके वैलिड माने जाएंगे। उनकी वैलिड प्रूफ के लिए राष्ट्रपति कोई भी नियम बना सकता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संसद में जब सदस्यों का चुनाव होता है, सांसद बन के आता है, तो उनमें से कुछ सदस्य जो है वो मंत्रियों के पद पे आसीन होते हैं। उनमें से कुछ सदस्य वो है मंत्री बनते हैं। तो उनमें मंत्रियों को बनाने और उनमें से जो उनका जो मुखिया होगा, जो प्रधान होगा या प्रधानमंत्री होगा, उनको चुनने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। और क्या कार्यकारी शक्ति है? वो जितने भी लगभग जो संवैधानिक प्रमुख जो उच्च पद होते हैं, सबकी नियुक्ति लगभग राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जितने भी लगभग, जैसे आप कैग मान लो, महान्यायवादी मान लो, जो चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है वो मान लो, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है उनको मान लो, तो उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, या राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति या अधिकारी को लगा देगा, कोई नियुक्ति करेगा कि आप इनके चुनाव करें, या तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा जो अधिकृत कोई भी अधिकारी है उनके द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत क्या होता है कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद धारण करेगा। जब राष्ट्रपति चाहेगा तो उनको पद से मुक्त कर देगा, उनको पद त्याग अपना करना पड़ेगा। तो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा से। और होती है कि प्रमुख संवैधानिक पदों पर जितनी भी नियुक्ति होती है, जो भी प्रमुख संवैधानिक पद होते हैं,
जो संविधान में उल्लेखित है अनुच्छेदों के तहत दिए गए हैं, उनकी नियुक्तियों में अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, सदस्यों की नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही होती है। मैंने अभी आपको बताया यूपीएससी के जो सदस्य हो गए, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या फिर कैग जैसी संस्था होगी, इनके जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। और जैसे कोई प्रस्ताव या विधेयक संसद में आ गया और राष्ट्रपति जी उन प्रधानमंत्री से बोल सकते हैं कि जो भी प्रस्ताव आया है उनके बारे में आप क्या कुछ है, उनके बारे में किसी भी विषय से संबंधित वो कोई जानकारी मांग सकते हैं। जो प्रस्ताव या विधेयक जो संसद में आया वो प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं, उनका अधिकार है। या फिर कोई जैसे सांसद था, कोई मंत्री था, उन्होंने विधेयक पेश किया, तो वो अगर राष्ट्रपति की सूचना में नहीं आया तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि आप बताइए, आप मेरी सूचना में लेके आइए उस प्रस्ताव को। तो किसी प्रस्ताव से संबंधित प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है। और क्या कुछ है, वो अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद कौन सी होती है? राज्यों के जो मध्य में, अनेक राज्यों के मध्य की एक परिषद बनाई जाती है जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति वो उस परिषद की नियुक्ति करता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति जी के पास। ये उनकी कार्यकारी शक्ति है कि वो कोई भी, जैसे कि हम मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में या फिर जितने भी, जैसे छत्तीसगढ़ के वाले राज्य हो गया, मध्य प्रदेश का राज्य, उनमें जितने भी अनुसूचित क्षेत्र को, रिजर्व जो एरिया होते हैं, वो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। तो ये उनकी कुछ कार्यकारी शक्तियाँ होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सभी कार्य उन्हीं के नाम पर होंगे, उनके सिग्नेचर होंगे, तभी कोई जो विधेयक या अधिनियम है वो कानून, वो अधिनियम बन पाएगा। कोई भी प्रकार का विधेयक है वो कोई भी कानून लागू हो सकता है, कोई भी कानून जो है वो वैलिड होगा। वो प्रधानमंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी बेसिकली बोल सकते हैं कि जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टरों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी कौन होता है? जो भारत का प्रमुख वकील होता है, प्रमुख वकील, जो भारत सरकार के जितने भी केस हैं सारे कौन हैंडल करेगा? ये महान्यायवादी हैंडल करता है। उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। प्रमुख संवैधानिक पदों पर जितने भी संविधान में या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी प्रस्ताव से संबंधित प्रधानमंत्री से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। कोई प्रस्ताव, जो विधेयक जो आया है उसके बारे में जानकारी मांगना। जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है उनकी नियुक्ति कर सकते हैं और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित कर सकते हैं। अब है उनकी विधायी शक्तियाँ। उनके पास जो विधान बनाने से संबंधित जो शक्ति है, कानून बनाने से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो कौन कौन सी है? कानून या विधान संबंधी। तो एक तो ये है कि वो संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं, यानी संसद के सत्र को बुला सकते हैं। साल में 3 बार संसद का सत्र होता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये 3 प्रकार की इनकी बैठकें होती है संसद में, लोकसभा और राज्यसभा की। तो इनकी जो आहूत करते हैं, इनकी जो पहली बैठक होती है उनको बुलाते हैं, तो वो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अगर इनकी बैठक को समाप्त करना है तो वो उनका सत्रावसान बोलते हैं उसको। सत्र को अवसान करने है, सत्र को ख़त्म करना। बजट सत्र का आखिरी दिन होगा, उसके बाद उसको समाप्त किया जाएगा। मानसून सत्र समाप्त होगा, शीतकालीन सत्र समाप्त होगा। तो उनको समाप्त करना या उनको बुलाना वे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। और कौन सी है? जैसे लोकसभा कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 वर्ष उसके पूरे हो गए, या फिर बहुमत खो दिया है, विश्वास प्रस्ताव जो पारित हो गया, या फिर विश्वास प्रस्ताव जो होता है वो पारित नहीं हुआ, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को खंडित कर सकते हैं, वो समाप्त कर सकते हैं लोकसभा को। ये उनकी विधायी शक्ति है। और कौन सी है? संसद के एक सत्र या दोनों सत्रों को अभिभाषण देंगे। तो क्या होता है कि जैसे भी कोई भी वित्तीय वर्ष या लोकसभा की जो नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की जो पहली बैठक होती है उसमें राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। राष्ट्रपति उसमें भाषण देते हैं। उसमें सरकार की जो बजट संबंधी या फिर सरकार ने क्या कुछ किया था पिछले सालों में और आने वाले सालों की क्या उनकी रणनीति होगी उसके बारे में बताते हैं। तो ये एक साथ या तो प्रत्येक सत्र में अलग अलग देंगे या फिर दोनों सत्रों में एक साथ संबोधित कर सकते हैं, अभिभाषण अपना दे सकते हैं दोनों सत्रों में एक साथ। प्रत्येक वर्ष के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष के पहले सत्र में, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में और जो नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है, नई लोकसभा के पहले सत्र में अभिभाषण देते हैं।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। जितने भी विधेयक जो संसद में आए हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन पाएंगे। और उनके पास कुछ ऐसी शक्ति होती है कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही वो है संसद के पटल पर रखे जा सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं? एक तो होता है धन विधेयक, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो निर्धारित करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अनुच्छेद 110 के अनुसार। और उसके बाद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे, उसके बाद भी उस धन विधेयक को संसद के पटल पर रखा जाएगा। और कौन सी पूर्व अनुमति है? नए राज्यों का निर्माण करना हो या फिर नए राज्यों की सीमा परिवर्तित करनी हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे। जैसे कि अभी पीछे कुछ सालों पहले जो जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाई थी तो राष्ट्रपति पूर्वानुमति के अनुसार हुई थी। और तय संचित निधि में व्यय करने संबंधी कोई भी विधेयक आएगा, जो भी संचित निधि होती है, जो भी भारित व्यय होता है, जो सरकार का राजकोषीय व्यय होता है, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं, तो उससे संबंधित कोई भी खर्चा करने से संबंधित कोई भी विधेयक आएगा तो उस विधेयक को राष्ट्रपति पूर्व अनुमति आवश्यक है। और कौन सी है? राज्यों के बीच अगर कोई व्यापार वाणिज्य होता है, प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक होते हैं। अगर कोई भी राज्य या केंद्र या राज्यों के बीच में होता है, अलग अलग राज्यों के बीच में कोई भी तरह का व्यापार वाणिज्य होता है, उसमें किसी प्रकार के जो बाइंडेशन लगाने, उनमें जो प्रतिबंध लगाने हैं, तो उसके लिए कोई भी विधेयक आएगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति की उसमें पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का राष्ट्रपति को अधिकार होता है। जैसे कोई साधारण विधेयक है वो लोकसभा ने पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका और 6 माह तक राज्यसभा ने उस पर कुछ भी प्रकार का कुछ नहीं किया, कोई भी प्रकार की जो अपनी सहमति या पुनर्विचार के लिए लौटाना कुछ भी नहीं किया, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा कि आप दोनों सदन एक साथ बैठक कीजिए और इस जो विधेयक आया, जो प्रस्ताव आया है, उसके ऊपर आप बातचीत कीजिए। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का सभापति, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो। और इसकी अध्यक्षता कौन नहीं करता? तो राज्यसभा का जो सभापति है वो नहीं करता। ये इसकी अध्यक्षता नहीं कर। अध्यक्ष के बाद कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? उप सभापति, जो राज्यसभा का उप सभापति होता है वो करेगा इसकी अध्यक्षता। तो ये उनकी कुछ विधायी शक्ति है। अब है संसद की मनोनयन की शक्ति। तो संसद में जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं राज्यसभा में। वो कौन से क्षेत्र से होंगे? कला से हो गए, साहित्य से हो गए, विज्ञान से हो गए, तो इस तरह के कुछ जो क्षेत्र होते हैं उनसे राष्ट्रपति या 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। तो इसमें क्या होता है कि उस सदस्य को जो है वो फेस नहीं करना पड़ता चुनाव को, बिना चुनाव लड़े ही वो उनका सांसद माना जाएगा या तो राज्यसभा का वो सांसद माना जाएगा। उसमें जो 250 सदस्य है उसमें उनकी गिनती होगी मनोनयन में। तो ये राष्ट्रपति की कुछ 2-3 शक्तियाँ है। अगली शक्तियों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद क्लास पर बने रहने के लिए लास्ट तक। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू, धन्यवाद।